वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। इस प्रोग्राम के इस हिस्से में एक हमने सिलसिला शुरू किया है अभी कि जो आपके नफसियाती मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। यकीनन जिस्मानी मामलात और मसाइल के ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर गुफ्तगू करते हैं, तो हम इस वक्त ज़रूरी ये है कि हम जो नफसियाती नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर भी बात करें। बहुत सारे मुख्तलिफ़ सवालात हमारे पास मौसूल हुए और हमारी कोशिश ये रही कि उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। बज़रिए सोशल मीडिया बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, बल्कि मुल्क के बाहर भी जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाता है वहाँ से भी लोगों ने अपने सवाल भेजे। तो यकीनन इन मामलात को सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि समझने की ज़रूरत है, और अगर ये समझ में आ जाएंगे तो फिर ही इनका इलाज मुमकिन हो सकेगा। और ये समझ लीजिए कि सब हम अकेले इसमें शामिल नहीं हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त मौशी मसाइल हैं और मौशी मसाइल बहुत सारे मसाइल को और दीगर जन्म देता है। नफसियाती दबाव का बढ़ जाना और उसके साथ फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाना अभी पूरी दुनिया में सिलसिला ऐसा है। और ये यकीन रखिए कि ये सारे मामलात जो हैं वो काबिल इलाज हैं, इनका इलाज मुमकिन है और बग़ैर अद्वियात के भी इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो नफसियात से जुड़े मामलात को समझता है उससे इस बारे में रब्ता किया जाए, रुजू किया जाए। यहाँ हमारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर साइकियाट्रिस्ट हैं, पाकिस्तान से बाहर मुक़ीम रहे काफ़ी अर्सा और मुख्तलिफ़ ममालिक में आपका काम करने का तजर्बा है, जिसमें आयरलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और दीगर ममालिक हैं जहाँ पर आपने एक बड़े तवील अरसे अपनी खिदमत दी हैं। और अब क्योंकि पाकिस्तान में मुक़ीम है तो पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पर मसाइल को देखते हुए आपने अपना एक सिलसिला इसका आगाज़ किया एक शफीक यासीन हॉस्पिटल के नाम से, कराची का इलाका नाज़िमाबाद, उसमें इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और वहाँ पे फिर ये बाकायदा इस काम का आगाज़ किया। और नफसियात से जुड़े बहुत सारे मामलात और ख़ास तौर पे जो मनशियात के आदी लोग हैं वो बहुत तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं। तो ये सिलसिला है, उनकी भी रिहेबिलिटेशन हो सकती है और कैसे हो सकती है वो तमाम मामलात हैं जो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब ने हाल ही में 2 किताबें भी लिखी हैं नफसियात के हवाले से और तीसरी किताब भी बहुत जल्द मंजर यहाँ पर आ जाएगी। डॉक्टर साहब आज यहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से मैं उनसे सवाल करूँगा, बल्कि पिछले हफ्ते जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके ऊपर बहुत सारे सवाल मौसूल हुए। आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। डॉक्टर शफीक यासीन इज़ हियर विद अस, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अब आई एम वेरी हैप्पी एंड क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ कि मेरे पास अब बहुत सारे सवालात हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो जिंक्स भी ख़त्म हो गई है कि जो लोग पहले कहते थे जी काइंडली हमारा नाम ना मेंशन किया करें, अब वो कहते हैं कि नहीं प्लीज़ आप हमारा नाम मेंशन कर सकते हैं और हमारे साथ कुछ मसाइल हैं। वी वर डिस्कसिंग ओसीडी और ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा और मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। फिर मैं आता हूँ मुख्तलिफ़ और मसाइल हैं जिनके बारे में सवाल किया गया है, लेकिन इसको समझ लेना आसान है और शायद पिछले प्रोग्राम की वजह से बहुत सारा लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैं चाहता हूँ इसको फर्दर थोड़ा सा और कंटिन्यू किया जाए कि किस किस्म के लोग हैं इसका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, क्या इसमें ख़वातीन का रेशो ज़्यादा है। एक सवाल ये भी आया था कि वो उनमें ज़्यादा नज़र आता है वो एग्रेशन, वो हाइपर एग्रेशन आई मस्ट से, तो वो समझते हैं कि शायद ये ओसीडी है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में आप इसको एलाबरेट करें, एक्चुअली है क्या अगेन, ठीक प्लीज़। नहीं, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टाइम हमने काफ़ी बात इस पे की है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना श्योर। चाहूँगा इसलिए कि जिन लोगों ने पिछला प्रोग्राम नहीं देखा वो शायद उसको पूरी तरह समझ नहीं राइट पाएंगे अगर मैं राइट, कुछ चीज़ें रिपीट ना प्लीज़ करूँ प्लीज़। तो पहली चीज़ तो ये कि आपसे आपके सवाल से शुरू करता हूँ कि ये काफ़ी अर्ली ऑन ही ऑनसेट हो सकता है राइट ओसीडी का। तकरीबन 1/3 से आधे लोग जो हैं 50% वो 8 से 12 साल के बच्चों में ही ओसीडी शुरू हो जाता है। राइट तो ये कि इसका ऑनसेट ज़रूरी नहीं कि वो 25, 30, 50 साल पे हो, राइट जबकि होता ये है कि जब ऑनसेट 8 से 12 साल की एज में शुरू हो जाता है तो फिर वो बढ़ते बढ़ते प्रिवेलेंट या जो ज़्यादा नज़र आता है वो टीन एज में नज़र आता है या फिर अर्ली एडल्टहुड में नज़र आता है। वहाँ पे इसलिए कि वहाँ की उस वक्त उनकी फंक्शनिंग ज़्यादा या उनकी परफॉर्मेंस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, एकेडमिकली भी, रिलेशनशिप के हिसाब से भी, तो वहाँ वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं और फिर वो इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पे तो ये भी है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत लेट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए।
और ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट बना देता है ट्रीटमेंट को, क्योंकि जितना ज़्यादा ये अरसे अनट्रीटेबल रहता है उतना ज़्यादा इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओसीडी है क्या? ओसीडी फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि Please. ओसीडी इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यस। इसके जो है ना अलग अलग एरियाज हैं। ऑब्सेसिव, ऑब्सेशनल थॉट्स, पहले तो सोचें हैं। सोचों में क्या होता है कि सोचें हमारे दिमाग में अगर आ रही हैं और वो एक ऐसी इंट्रूसिव थॉट है, इंट्रूसिव थॉट का मतलब है कि घुस रही है दिमाग में और मैं नहीं चाहता कि वो सोचूं, मैं जितना चाहता हूँ कि इन सोचों के बारे में नहीं सोचूं और उनको नहीं आने दूं दिमाग में, उतनी ज़्यादा आती हैं। वो इंसान को डिस्ट्रेस करती हैं। यस। फिर वो रिमिनेशन का मतलब बार बार रिपीटेडली आ रही है तो रिमिनेट कर रही है, दिमाग में घूम रही हैं, तो वो बड़ी डिस्ट्रेसिंग होती हैं। अच्छा, वो होती भी इसलिए डिस्ट्रेसिंग है, वो इंसान सोचना नहीं चाह रहा होता, वो अच्छी सोचें नहीं होती। और वो ईगो डिस्टोनिक थॉट जिसे हम कहते हैं कि वो ऐसी नहीं है जो सोच के आप खुश हों, जिसमें प्लेजर आपको महसूस हो। तो वो आपके नेचर के हवाले से, आपकी पसंद के हवाले से, आपकी सोचने के अंदाज के हवाले से मुख्तलिफ सोच होती है जो आपको डिस्टर्ब करती है। इसमें इस तरह की सोचें भी आती हैं कि वो एग्रेसिव सोचें होती हैं, सेक्सुअल के हवाले से सोचें होती हैं, या फिर रिलीजन के हवाले से होती हैं। ये तीन सोचें बड़ी कॉमन हैं जो क्या तंग करती हैं। कई ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि वो सोचें उनको आ रही हैं कि वो मैं अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, पता नहीं मेरे अंदर ये सोच क्यों आ रही है कि तुम अल्लाह को नहीं मानते, या फिर तुम नमाज सही से नहीं पढ़ रहे, या तुम्हारे हाथ गंदे हैं और तुम्हारी बॉडी गंदी है। वो क्या करते हैं, जब ये सोच आती है तो फिर वो कहते हैं कि हमें हाथ बार बार धोना है क्योंकि मेरा हाथ गंदा है, मैं डर्टी हूँ। तो फिर वो एक सोच जो है ना वो एक्शन में तब्दील हो जाती है, और वो जो एक्शन है वो कंपल्शन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो वो एंजाइटी और ओसीडी का सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि एंजाइटी सिर्फ सोच के हद तक रह जाती है, लेकिन जब वो एक्शन में तब्दील हो जाती है तो वो ओसीडी बन जाती है, ओसीडी बन जाता है। वेरी राइट। तो उसमें कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो डाउट्स करते हैं, चेकिंग करते हैं, सोचते हैं कि यार हमने दरवाज़ा सही बंद नहीं किया, वो 4-4 6-6 दफ़ा जाके दरवाजे चेक कर रहे होते हैं जी। गैस तो नहीं खुली छोड़ दी, किचन में औरतें चेक कर रही हैं। एग्जैक्टली ये तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, नहीं माइंड एक कॉल को पहले शामिल कर लिया जाए, कॉलर्स की फीडबैक भी लेते रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? याहिया बात कर रहा हूँ। आई एम गुड। याहिया, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई, पहले तो आपके डॉक्टर साहब को सलाम हो, और मैंने इनके हॉस्पिटल का शायद नाम सुना है, काफी पुराना और अच्छा हॉस्पिटल है आई थिंक। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इशू, यासिर यू शुड कंटिन्यू दिस टॉपिक वंस एंड अगेन, आपको करते रहना चाहिए। बात ये है कि जो इन्होंने बताया, बहुत सारे लोग, हम मेरे नज़र में भी ऐसे आते हैं जो इस तरह के वहम का शिकार भी हो जाते हैं उनके, और खुद यानी एक यूटोपिया में रहने लगते हैं। डॉक्टर साहब, एक यूटोपिया उन्होंने बनाया होता है, उससे वो निकलते ही नहीं है बाहर। अब जैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो बीमार हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट नहीं कराते, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से भाग जाते हैं, कहते हैं कि जी मैं ना मेरा ट्रीटमेंट कोई नहीं कर सकता, मेरा डिफरेंट मामला है, कोई समझ नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब यानी फिर वो एक पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अब जैसे मेरे घर में कोई ऐसा बंदा मिसबिहेव कर या बिहेवियर चेंज आ रहा है, तो मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि अगर घर वाले इसको किस तरह नोटिस करें और उसको एज ए पेशेंट ट्रीट करें। अदरवाइज अगर आप उनसे काउंटर करना शुरू हो जाते हैं तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो व्हाट इज द मैसेज फॉर द पीपल अराउंड कि वो किस तरह, आप तो ट्रीटमेंट करके भेज देते हैं, लेकिन बात है कि उसके बाद घर वालों को देखना होता है ना, तो आप उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे? दिस माय क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट और वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। याहिया जो है वो बड़ा क्लोजली तमाम चीज़ों को देखते हैं, इन्होंने पॉइंट आउट किया है कुछ चीज़ों को कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये एक और बड़ा मसला है कि ये एबनॉर्मैलिटी को जो है वो कैसे एक्सेप्ट किया जाए। अगर किसी फैमिली में कोई इस तरह का कोई पेशेंट है तो हमारे लिए उसको एज अ पेशेंट ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। हम उसको पता नहीं किसी और तरफ ले जाते हैं या कोशिश करते हैं उसको आइसोलेट कर दिया जाए। बच्चों के साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स की कोशिश होती है कि इसको आइसोलेट कर देंगे, अगर इसको ले जाएंगे पब्लिक में एक्सपोजर देंगे तो ये और वो हो जाएगा, हमारे लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा, तो वो बेचारा और आइसोलेशन के अंदर चला जाता है। ठीक, कैसे इस चीज़ को रियलाइज़ करें? अगेन देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहला फैक्टर तो ये कि फैमिली को ये समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी है। यस, ठीक है ना। और दूसरा है कि फैमिली से ज़्यादा आई थिंक कोई नहीं जानता कि ये पहले कैसा था, बचपन में उन्होंने पाला है उसको, बड़ा हुआ है उस घर में, वो फैमिली भाई बहन है या माँ बाप हैं, उससे ज़्यादा कौन जान सकता है कि इस शख्स की पर्सनैलिटी कैसी थी। वो हंसमुख था, सोशल था, इंटेलिजेंट था, एकेडमिकली अच्छा था। अब उसमें चेंज आया। अब चेंज
क्यों आया? क्योंकि एक बीमारी आई। अब वो अगर पेशेंट को ब्लेम कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, तुम नहीं मिल रहे, तुम बैठे रहो घर पे, हम जा रहे हैं, तुम बाहर आके बदतमीजी करते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, एजिटेटेड हो जाते हो, तुम में सब्र नहीं है। तो बात यह है कि आप पेशेंट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अल्लाह ना करे ये बीमारी आपके साथ हो जाए गॉड तो फॉरबिड। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी डिस्ट्रेसिंग है ये बीमारी, इससे गुजरना कितना मुश्किल है। एक डिप्रेशन फीलिंग जो है ना वो कितनी ज़्यादा डिबिलिटेटिंग होती है और कितनी डिस्ट्रेसिंग होती है, इतना इंसान को अंदर से तोड़ देती है, मायूसी में ले जाती है, बिल्कुल दिल नहीं चाहता किसी से बात करने का, कमज़ोरी महसूस होती है, इंसान को कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है बिल्कुल। तो ये हमें एम्पैथाइज करने की ज़रूरत है अपने प्यार वालों के साथ कि देखें वो बेचारे सफ़र हो रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि आप उनको ब्लेम नहीं करें, बीमारी को ब्लेम करें। आप कहें बेटा हम समझते हैं कि तुम बदल गए हो, जैसे नहीं हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, ये बीमारी का मसला है, आओ मिल के इससे लड़ें। तुम भी कोशिश करो, हम भी सीखते हैं कि इससे लड़ना कैसे है। एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, जाके पूछते हैं कि भाई इसका डायग्नोसिस क्या बन रहा है, किस तरह से ट्रीटेबल है कि नहीं है, इसमें से मेडिकेशन ज़रूरी है कि साइकोथेरेपी की ज़रूरत भी है, कितना अर्सा लगेगा, इज़ इट क्योरेबल और ट्रीटेबल, इन दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब इंसान खुद नॉलेज हासिल करता है, डॉक्टर के पास जाता है, पूछता है, तो फिर उसको एहसास होता है कि ये बीमार है और इसको लगेगा 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना, और बिल्कुल आइसोलेट कर देना उस इंसान को, ये और डेट्रीमेंटल है और नुकसानदेह है, क्योंकि वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा और ज़्यादा लोगों से दूर होता चला जाएगा। तो ये, और फिर उसको लगेगा भी कि मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रही, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो आई थिंक एक दरमियाना मियाना रवि से काम लेते हुए, समझते हुए कि भाई ये जैसे फिजिकल बीमारी होती है, किसी को पाँव में चोट लग गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, तो आप उससे ये तो नहीं कहेंगे कि चले आप दौड़ना शुरू कर दें, आपके दोनों पाँव तो हैं, तो आप क्यों बहाना बना रहे हैं कि आप चल नहीं सकते। उसको यही कहते हैं ना कि भाई बेटा आपको प्लास्टर लगवाते हैं, आपको बैसाखी देते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट से चलें, फिर आस्ते आस्ते आप भी चलने लगेंगे। यहाँ पे भी यही है, एक टाइम देना पड़ता है ट्रीटमेंट को, और हीलिंग इज़ अ प्रोसेस और टाइम लगता है उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा क्योरेबल है और ट्रीटेबल है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि इसको पहले समझ लिया जाए। अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो वो डॉक्टर साहब से रुजू कर सकता है। डॉक्टर साहब, अब मूविंग फॉरवर्ड, इसके साथ साथ और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं जिसके ऊपर क्वेरीज आ रही हैं, और ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं बच्चों से रिलेटेड आ रहे हैं। बच्चों के अंदर ये जो हाइपर एग्रेशन है ये नज़र आ रहा है कि क्या बाय द वर्च्यू ऑफ ये इस वक्त जिस हम एरा में रह रहे हैं, ये आपके ख्याल में है कि उनकी जो कम्युनिकेशन है गैजेट के साथ, टेलीविज़न के साथ, इसके साथ बढ़ गई है? इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं जो पहले ऑब्ज़र्व नहीं किए जाते थे। क्या इसको आप समझते हैं कैसे क्योर किया जा सकता है, और क्या इसको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी कमेंट कर दें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे बैक टू बैक आए जिसमें बच्चों से रिलेटेड है, तो मैंने जो कोशिश समझने की वो शायद यही वजह बनती हुई नज़र आ रही है। प्लीज़। में हमारा माहौल, इन्वायरमेंट ओवर द लास्ट 2-3 डिकेड्स बड़ा चेंज हुआ है, और इसमें बच्चों से रिलेशनशिप भी माँ बाप का बड़ा चेंज हुआ है। एक फैक्टर तो वही है जो स्मार्टफोन्स और आईपैड्स और कंप्यूटर और गेम्स वगैरह आगे, गेमिंग का आगे वो है, एकेडमिक प्रेशर बढ़ रहा है। फिर ये कि पहले बाप काम करते थे, माँ हाउसवाइफ होती थी, बच्चों को टाइम देती थी, मदर्स भी काम कर रही हैं, वर्क स्ट्रीम में जा रही हैं। तो होता ये है कि बच्चों को कई दफ़ा वो टाइम नहीं दे पा रहे माँ बाप जो कि उनको देना चाहिए। और होता ये है कई दफ़ा कि हमें जब एक बच्चा एग्रेसिव हो रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना, तो सबसे पहले तो ये एवेल्यूएट करना है कि उसकी कॉज क्या है। कॉज कैन बी एज सिंपल एज कि बच्चा चाहता हो कि भाई माँ बाप उसको टाइम दें, उसकी बात सुने, और वो सोचता है कि मैं तो क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हो सकता है वो क्लियरली कम्युनिकेट ना कर रहा हो लेकिन उसके हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, हम उसकी बात समझ नहीं पा रहे, या शायद सुनते नहीं हैं और इग्नोर करते हैं। अब कल की बात है, मेरा बेटा है, वो आके कह रहा था कि वो तोते का बच्चा जो है ना उसके साथ खेलना है मुझे, और मैं किसी चीज़ में बिजी था, तो एक दफ़ा मैंने भी उसे इग्नोर कर दिया। फिर मैंने कहा बेटा वो, फिर कहने लगा नहीं मुझे आईपैड नहीं चाहिए, आई वांट टू प्ले विद द पैरेट्स। फिर मैंने खुद सोचा, मैंने कहा इसको मैंने अगर आईपैड की तरफ भेज ही दिया तो फिर ये लग जाएगा बिजी, तो चलो जाके तोते का बच्चा लेके आते हैं। खेला उसके साथ, बैठा, बातें आते की, बाहर ले गया, गार्डन में बैठ गया। तो बात ये कि अगर हम पुश करें इनको, मैं
और कई दफ़ा मैं भी गलतियां करता हूँ, हर इंसान करता है। बिल्कुल ठीक कोई है। ज़रूरी नहीं कि आप साइकाइट्रिस्ट हो तो आप गलतियां नहीं करते, बिल्कुल ठीक हम है। सब करते हैं, सबसे होती हैं सबसे गलतियाँ। होती है। तो आप परफेक्ट नहीं हो जाते साइकाइट्रिस्ट बन के कि आप साइकोलॉजिकली परफेक्ट हैं, कि आप बिल्कुल हर एक ठीक के है। आसपास ऐसे परफेक्टली बात कर रहे हैं कि बिल्कुल आप ठीक कोई है। इश्यूज नहीं होंगे आप। तो बात यह है कि हमें बच्चों को समझना है और उनको टाइम देना है, पहली चीज़ तो ये। फिर ये कि उनकी आपस की रिलेशनशिप उनके टीचर के कैसे जा रही है, उनकी स्कूलिंग में कैसे जा रही है, वहाँ कोई बुलिंग तो नहीं हो रही, वहाँ कोई ओवर स्ट्रेस इन्वायरमेंट तो नहीं है बच्चों के लिए कि उनको एकेडमिकली ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो वो शायद कवर नहीं कर पा रहे हों और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आ रही हो। तो वो एक डिफरेंट माहौल है स्कूल का। ये दोनों माहौल बड़े इंपॉर्टेंट है, घर का माहौल और स्कूलिंग का माहौल, ठीक ये है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर सडन चेंज आ रहा है बच्चे में और ये पहले नहीं था, तो देन सम ट्रॉमा, कोई अब्यूज़ आपको वो एक्सक्लूड करना है, जो कि कॉमन है आजकल की सोसाइटी में और कई दफ़ा नहीं इलिसिट किया जाता और सही टाइम पे नहीं उसको पिक किया जाता और जो आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ड्रग्स अब तो खैर प्राइमरी स्कूल्स में भी आती जा रही हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जिसे आपका नज़र रखनी है कि ऐसा तो नहीं कुछ और चल रहा हो। बच्चे फिर आपकी दूसरी बहुत सी वजूहत है, जैसे इवन न्यूट्रिशनल, अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं, अब असल में खाने पीने के हवाले से बच्चे जो है ना फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, जिद करते हैं कि हमें स्वीट ज़्यादा खानी है, चॉकलेट्स कैंडीज़ वगैरह। अच्छा, जो मीठी चीज़ जब बच्चों को दी जाती है तो वो बहुत आपको पता है कि अचानक से शुगर का लेवल हाई जाता है, वो बच्चे हाइपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो भी एक एजिटेशन और एग्रेसिव और हाइपर एक्टिविटी की कॉज बनती जा रही है। पेरेंट्स लेके आ जाते हैं कि कोई ADHD तो नहीं है, लेकिन आप इतनी स्वीट्स खिलाएंगे तो यही होगा कि एक स्पाइक बनेगा और फिर वो एग्जॉस्ट होकर बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे। तो ग्लूकोज इंडेक्स के हवाले से भी ज़्यादातर जो रिसर्च आ रही है वो यही कहती है कि लो इंडेक्स जो है ना, जो कि ग्रेजुअली इस ग्लूकोज को बढ़ाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और नीचे की तरफ लेकर आए, वो बेहतर है रादर जो स्पाइक्स बना रहे हैं। स्पाइक्स बनाती हूँ, बिल्कुल सही। और ये फास्ट फूड तो करता फास्ट ही फूड है, तो करते ही हैं, स्पाइक आती है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम बनानास, केले और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और अच्छी नरिशमेंट देने की जगह बच्चों को अगर ये चीज़ें देना शुरू कर दें जी। तो उनसे ये होता है कि एक तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत बच्चों में, और फिर उनकी कंसंट्रेशन, फोकस में फ़र्क पड़ता है, एकेडमिकली फ़र्क पड़ता है। फिर एक बात ये भी हो रही थी कि अगर बच्चों की कंसिस्टेंटली अगर आ रहे हैं एकेडमिकली लो, तो उनका ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि उनका IQ लेवल कैसा है, कोई और इश्यूज तो नहीं है कि वो बच्चे जो है ना कवर कर पा रहे हैं कि नहीं एकेडमिकली। हमारी विश होती है कि हर बच्चा जो है ना एकेडमिकली आगे से आगे जाए, लेकिन हर बच्चे का अपना कैलिबर होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, अपना टेम्परामेंट होता है और वो अपने हिसाब से चलता है। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल हो के माँ बाप को करना चाहिए कि मेरे बच्चे की ख्वाहिशात भी क्या हैं, वो किस चीज़ में ज़्यादा खुश होता है, क्या पता वो आर्ट में ज़्यादा हो, साइंस से ज़्यादा, किसी और चीज़ को ज़्यादा पसंद करता हो। आपको उसके टैलेंट को समझने की, स्ट्रेंथ्स को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वीकनेसेस आपको पता चलेंगी, लेकिन ये ना होना कि आपने एक तरफ लगा दिया उसको और फिर वो उस पर्टिकुलर एरिया में उसका इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा और वो हो जाए कि इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को हमारी अब ये नेचर में शामिल हो गया, लेट गो कर रहे हैं कि हमने अगर किसी ने कहा बच्चे ने कि मुझे ये खाना है, ऑर्डर कर दिया, फिर मैं एडवर्टीज़मेंट देखता हूँ कि एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस किस्म की एडवर्टीज़मेंट हो रही है, आई मीन आप सोचें कि इंस्टेंट नूडल, इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में ये जो 10, 12, 14 साल रहे हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ मैंने नहीं देखी। और वो जिस किस्म की एडवर्टीज़मेंट बन रही है, बच्चों को कंज्यूम कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं तो आप नूडल्स खा लें, आप कुछ नहीं है करने के लिए नूडल्स खा लें। आई मीन जब इस तरह का कल्चर, और मज़े की बात ये कि पाकिस्तान तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप किसी भी किस्म की एडवर्टीज़मेंट चला सकते हैं, किसी भी किस्म का आप वो चला सकते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। आप चाहे टी वाइटनर की शक्ल में हो या किस किस्म के वाइट पॉइजन्स आप सेल कर रहे हैं, और ओपनली आप इसको वो कर सकते हैं। आई मीन ये सब कुछ हो रहा है, तो आप इससे बचें कैसे, सवाल ये पैदा होता है, और ये कैसे इनको बताया जाए, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। और फिर ये जब आपने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम कम एज में आना शुरू हो जाता है, और ये शुगर स्पाइक जो है वो कितनी स्वेयर चीज़ है, शायद हमें इसका अंदाज़ा। और फिर फ्रोस्टेड फूड्स हैं, केक्स हैं, कैंडीज़ हैं, जो बिस्किट्स हैं, जो ये जो शेल्फ से चीज़ें मिल रही हैं जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ हैं, जो कि आपकी एक्सपायरी देख लेंगे
साल साल 1.5 2 साल की एक्सपायरी के साथ रखी गई हैं। ज़ाहिर है कोई भी फूड हम जानते हैं, अगर कोई अच्छा वेजिटेबल होगा, ऑर्गेनिक होगा, आप उसको रख लें, विद इन 24 आवर्स हम केले लेके आते हैं, अगले दिन ख़राब हो जाते हैं, 2 दिन भी नहीं चलते। बिल्कुल ठीक है। तो और अल्लाह ताला ने जो ऑर्गेनिक फूड बनाए हैं वो कितनी जल्दी एक्सपायर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वो ऐसी क्या चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है जो आप रखें जो लंबे अरसे चले, सिवाय कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नॉर्मली तो यही है ना कि आप अगर शेल्फ से चीज़ें उठा रहे हैं जो कि मैन मेड हैं, जिसमें कितनी शुगर कंटेंट है, जिसमें किस तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं और मज़ीद नुकसानदेह ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बच्चों की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है। इस पर तो बहुत प्रोग्राम्स हैं, मैं समझता हूँ थोड़ी रिसर्च करके बच्चों की डाइट के हवाले से अगर ये मालूम करना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें तो ये है कि देखें, फ़िश ओमेगा 3 इज़ वंडरफुल फॉर ब्रेन। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जितना ओमेगा 3 इम्पॉर्टेंट है वो उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। हम कितने हैं जो हम लकी भी हैं कि बिल्कुल समुद्र के पास रहते हैं, फ्रेश सी फूड इज़ अवेलेबल, लेकिन हमारी ईटिंग हैबिट्स कंजप्शन हमारी नहीं है। हम फिर मैं देखता हूँ, मैं बाहर काफ़ी साल गुजार के आया हूँ और मैं समझता हूँ पाकिस्तान हम लकीएस्ट लोगों में से हैं जहाँ पर अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं। अब मैं 1.5 2 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, वहाँ पे बहुत मुल्कों से सब्जियाँ आती हैं, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं था सब्जियों में जो कि पाकिस्तान की सब्जियों में है। मैं जब यहाँ के खाता हूँ सब्जियाँ तो मैं समझता, अभी मैं यूरोप से आया हूँ और मैं पहले हफ्ते मैंने कहा मुझे सिर्फ सब्जियाँ खानी, कुछ नहीं खाना, इसलिए कि वहाँ पे मैंने ऐसी सब्जियाँ खाई नहीं, ना मुझे मिली। एग्जैक्टली। तो आपके पास अच्छे सब्जियाँ हैं, अच्छे फल हैं, आप देखें तो उसे निकल के क्या नहीं है फलों में, फ्रेश फलों में। आपका सी फूड है अच्छा, अगर आप लेना चाहें और अच्छी सिलेक्शन ऑफ फूड हो ना, तो फिर माशाल्लाह से बच्चे भी उनकी आदत डाल सकते हैं और वो हेल्दी होंगे और उनकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी डेवलप होंगी। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रहा था, मैं लास्ट टाइम जब डिस्कस कर रहा था कि आपके पास जब ट्रीटमेंट होती है तो आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी काम करते हैं पेशेंट की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो ये कि चलें कुछ बच्चों की ईटिंग हैबिट्स अगर सही भी हैं लेट्स से, तो फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चों को अभी से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं कि जो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो पहले कभी किसी के बारे में नहीं सुना था कि बच्चे इतने लथार्जिक हो गए हैं, एक्टिव नहीं है। कि वो हमारे ज़माने में हमारे बच्चों को हम जब थे बिठाना मुश्किल होता था, एक जगह बैठते नहीं थे, लेकिन आज जहाँ बच्चा बैठ गया तो रात रात भर वहाँ बैठा रहता है एक ही काउच के ऊपर या कहीं आप उसको बिठा दें। ये बड़ा कमाल है। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ज़रा फिजिकल एक्टिविटी को भी हाईलाइट करें, फिर मैं आगे एक और बड़ा सीरियस इशू है इसकी तरफ आ रहा हूँ प्लीज़। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी एक ज़माना था कि आप चाहते ना चाहते आपके वही ऑप्शन था। टीवी शुरू ही 5-6 बजे होता था और 10-11 बजे तक आपके प्रोग्राम खत्म हो जाते थे। एक ही टीवी होता था, उसमें से आधा पौने घंटे का कार्टून आते थे और मेरा नहीं ख्याल के इसके अलावा कुछ भी इंटरटेनमेंट थी। एक मोहम्मद अली क्ले की कभी बॉक्सिंग आ गई तो आ गई, वो दैट्स इट। तो कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करते थे, स्मार्टफोन नहीं करते थे एग्जिस्ट, देयर वाज नो अदर वे कि आप कोई और इंटरटेनमेंट आपको मिले। लेकिन मेन इंटरटेनमेंट जो वो ज़माने में होती थी वो आप गार्डन में निकलते थे, बाहर निकलते थे, वॉक करते थे, दोस्तों के साथ जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, हर तरह के स्पोर्ट्स, हॉकी, टेबल टेनिस, यू नेम इट, यू नो। गार्डन में कुछ नहीं तो गार्डनिंग करते थे, फल फूल तोड़ते थे, परिंदों के पीछे भागते दौड़ते थे, तितलियाँ पकड़ते थे। बारिश होती थी तो मेंढक और ये सीज़न आता था तो ये देख रहे होते थे। हमारे घर के सामने से क्रीक गुजरती थी जिसमें मछलियाँ तैरती थी, तो आउटडोर एक्टिविटी होती थी। और वो और उसके साथ साथ विटामिन डी, क्योंकि आप जब निकलते हैं बाहर ना तो आप सन एक्सपोजर आपको मिलता है। और बात ये कि आजकल के बच्चे जो घर में रहते हैं, कमरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, एक तो ये कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। फीमेल्स में बहुत कॉमन है, बच्चों में बहुत कॉमन, सब डेफिशिएंट है, बहुत डेफिशिएंट। तो मसला ये कि उसके से हड्डियाँ कमज़ोर, उसकी वजह से एनर्जी लेवल्स लो हैं, जल्दी थक जाते हैं। 40s में, मिड 30s में, मिड 40s में जाके ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क शुरू हो जाते हैं। हड्डियाँ आपकी इतनी कमज़ोर। तो बाहर के मुल्कों में देखें तो वो जबकि वहाँ सूरज नहीं है, हम ज़्यादा सनशाइन, हमारा ज़्यादा सूरज निकलता है, बादल कम है, बारिशें कम होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा सन एक्सपोजर कम है। क्यों?
वजह यही कि हमारे लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज होता चला जा रहा है। हम देर तक जागते हैं, लेट सोते हैं, जब उठते हैं तो आधा दिन ख़त्म हो चुका होता है, जो बाकी बिल्कुल। बचा कुछ दिन होता है वो भी आपने कमरे में गुजार दिया, तो फिर आपका क्या एक्सपोजर आपको सनलाइट का मिलना है। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल। बिल्कुल एक बिल्कुल। बीमारी है जिसे हम सैड कहते हैं, SAD, सीजनल वही। एफेक्टिव डिसऑर्डर, और वो कॉमन है विंटर्स में, कि विंटर में जो है ना वो डिप्रेशन बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपनी डिस्कशन को जारी रखते हैं। वी हैव अ कॉलर नाउ, उनको शामिल करते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज़ मुझे ठीक नहीं आ रही। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं और कामरान बात कर रहा हूँ रंगी टाउन से। जी जी फरमाइए। जी डॉक्टर शफीक साहब से बात करनी थी। हाँ हाँ। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज करते हैं, मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है डॉक्टर साहब से। ठीक है। ठीक है, और बहुत अच्छे इनके हाथ में शिफा है अल्लाह ने दी है। और मेरा माशाल्लाह। जितने भी घर के 2-3 मरीज इनके पास आए हैं बहुत अच्छा ठीक। इलाज किया है इन्होंने। चलें और मैं अच्छी ये बात है। कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो मौलवियों के पास जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, ठीक है। उससे बेहतर है कि इसके ऊपर डॉक्टर साहब के पास लाए ताकि इनका अच्छी तरीके से इलाज हो सके। बहुत बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है और यकीनन यही समझाने की कोशिश करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे कि बड़ा ज़रूरी है कि पहले इस चीज़ को समझा जाए किसी भी बीमारी के हवाले से। ये सारी बीमारियां हैं जितनी भी हमें लाहक हो सकती हैं, जैसे जिस्मानी बीमारियां हैं उस तरह इस तरह नफसियाती मामलात और मसाइल भी हैं और इलाज मुमकिन है और बासानी इलाज हो सकता है। इसको अभी ज़रा मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक्चुअली ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बना लें। डॉक्टर शफ़ी यासीन इज़ हियर विद अस और उनसे हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ नफसियाती मसाइल के हवाले से। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आजकल क्या मसाइल हैं जिनका लोग ज़्यादा शिकार हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं बहुत सारे नफसियाती मसाइल का शिकार हैं और इसको पहले समझ लें कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि उमूमन बच्चे जब कम उम्र होते हैं, ख़ास तौर पे 10 से 12 साल या 14 साल की उम्र में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। वो ज़ाहिर है कि उनमें जज्बा होता है भागने दौड़ने का, कुछ करने का, ये वो सारी चीज़ें अभी वो सीख रहा होता है और ये उम्र ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन उसको फिर जिस तरह हम ट्रीट करते हैं, ये बहुत सारे और फिर मसाइल ऐसे जन्म लेते हैं जो सारी उम्र उसके साथ चलते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले जैसे आपने बताया था एक केस के बारे में, आपने बताया कि वो बड़े इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि कोई भी ट्रीटमेंट करवाते वक्त उनकी सोच ये होती है कि हम इसको हफ्ता या 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर इसको ट्रीट करवा के बस निकल जाए। फिर बड़ी अनफॉर्चुनेट ऐसी रही है कि कुछ डॉक्टर्स ने भी कुछ ऐसा तरीका इख्तियार किया, कुछ जानते बूझते कुछ जगह पर डिले किया। अब उसकी कोई भी वजह हो सकती है, मैं उसको नहीं कहता कि उसको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूर मकसद नहीं है। तो उससे होता ये है कि लोग आहिस्ता 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 उस तरीका इलाज से दूर होते जाते हैं। वो कहते हैं यार ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो केसेस होते हैं उसके अंदर तो आपको पेशेंटली ट्रीट करवाना होता है और चीज़ों को देखना होता है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं चाहूँगा ज़रा इसको फर्दर इलाबरेट करें कि क्या वाकई ऐसा है और जो लोग इससे हट जाते हैं फिर उसका क्या नतीजा निकलता है। ज़रा मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं। देखिए, साइकाइट्री जो है ना वो समझने की ज़रूरत है बहुत, जैसे आप बता रहे हैं। इसमें ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि साइकाइट्रिक इलनेस जो है ना, बीमारी जो है, वो उसमें रिलैप्सेस बहुत हैं। ठीक है। और रिलैप्सेस से मुराद ये है कि पेशेंट जब ठीक भी हो जाता है ना तो वो वापस बिगड़ सकता है। राइट। और ज़रूरी नहीं कि दवाइयाँ बंद करते ही बिगड़े। ठीक है। जब अगर सपोज़ पहली बात तो ये कि फ़र्स्ट एपिसोड अगर हुआ है, पहली दफ़ा अगर कोई बीमारी आई है, चाहे वो डिप्रेशन की हो, एंजाइटी की हो, OCD की हो, और एक 6 महीने, साल और सवा साल तक ट्रीटमेंट लिया और पेशेंट ठीक हो गया, ये कोर्स है जो देना पड़ता है इतने अरसे तक, तो फिर उसके बाद दवाइयाँ रोकी जा सकती हैं। और वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से होती है कि आस्ते आस्ते ग्रेजुअली बंद की जाती है। राइट।
और उसके बाद वेट किया जाता है कि पेशेंट बिगड़ तो नहीं रहा, उसको अर्ली वार्निंग साइंस सिखाए जाते हैं कि क्या ऐसे साइंस अगर ये आना शुरू हो जाएं, ये सिम्टम्स वापस आना शुरू हो जाएं, तो फिर आपको डॉक्टर से कम्युनिकेट करना है। होता इन रियलिटी कुछ और है। अब जैसे कल मैं एक पेशेंट देख रहा था, वो आई थी मेरे पास फरवरी मार्च में इस साल, उसको मैंने दवाइयाँ लिख के दी और उसको बोला 3 हफ्ते बाद मुझे दिखाना। उसने क्या किया कि दवाइयाँ ली, 2 हफ्ते में वो माशाल्लाह से काफ़ी खुद ही ठीक हो गई जी। उसके बाद वो कभी नहीं आई ना दिखाया उसने मुझे। कल पहली दफ़ा आई थी, मैं तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा डॉक्टर, मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। मैंने कहा अच्छा तो इतनी अर्से बात क्यों आ रही है? कहे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो मैंने कहा फिर दवाइयाँ? वो तो मैंने सब बंद कर दी थी। तो फिर मैं ज़रा डिटेल में गया, तो उसने क्या किया कि ली दवाइयाँ, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर उसको इतना फ़ायदा हो गया कि वो समझी कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं खुद दवाइयाँ बंद कर देती हूँ। उसके बाद बिगड़ के फिर वापस आ गई कल और उसने दिखाया। बात पता यह है कि दवाइयाँ जब दी जाती हैं तो जैसे किसी भी इन्फेक्शन में, कभी अल्लाह न करे आपको इन्फेक्शन हुआ हो जी, यासर भाई, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं 102 बुखार के साथ और कोई इन्फेक्शन है आपको, तो डॉक्टर सिर्फ आपको एंटीबायोटिक नहीं देता जी। वो साथ में कहता है पैरासीटामोल भी लो, बुखार बहुत तेज़ है, उसके साथ अल्टरनेट ब्रूफेन भी ले लेना, कैसा ना हो कि बुखार ज़्यादा बढ़े तो उसका खतरा होता है। तो आपका बुखार तो 6 घंटे 8 घंटे बाद उतरना शुरू हो जाता है, फिर आप 3 या 4 दफ़ा पैरासीटामोल या ब्रूफेन लेते हैं तो बुखार ठीक हो जाता है। ऐसे ही होता है, अंदर की इन्फेक्शन चल रही होती है जो एंटीबायोटिक ठीक करती है। अब साइकाइट्री में भी यही है, एक सिम्टोमेटिक रिलीफ की दवाइयाँ होती हैं, एक दवाइयाँ वो होती हैं जो कि अंदर से न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस को करेक्ट करती है, जो कि 3 हफ्ते बाद काम शुरू करती है और कभी कभी 3 महीने लगा लेती है ठीक करते करते। अब आपके पास जब पहली दफ़ा पेशेंट आया, उसको समझा बुझा के आपने दवाइयाँ दी, तो उसने क्या किया कि पहले ही फर्स्ट वीक में अगर इम्प्रूवमेंट आ गई, सिम्टोमेटिक रिलीफ जैसे बुखार ही उतर गया, जी। तो उसने सोचा यार इन्फेक्शन भी ठीक हो गई होगी, बुखार तो उतर गया, अब मैं दवाई लेके क्या करूँ। तो उसने दवाइयाँ खुद बंद कर दी, उसने अपनी डॉक्टरी खुद करनी शुरू कर दी। ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये बड़ा मसला है। अच्छा, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे, कॉलर उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइए, इलाके का नाम बताएं। जी मैं बात कर रहा हूँ सरगोदा से। लड़काना से बात कर रहे हैं? जी सरगोदा से। आवाज़ मेरे पास कम आ रही है। जी जी फरमाइए। सर जी मैंने पूछना है कि एक्चुअली ना मैं 1 साल पूरा फ्री रहा हूँ घर में। मुझे इनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। अच्छा आप, हेलो सर। जी जी आप फरमाएं। मैं कह रहा हूँ कि सर ना मैं पूरा साल फ्री रहा हूँ ना इंटर की स्टडी के बाद। हाँ हाँ। तो सर मतलब अब कोई ऐसे काम करने पे ना बिल्कुल दिल नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें चलें, ठीक है, मैं समझ गया आपका मसला, समझ गया आप, क्योंकि पीछे आपकी टीवी से भी आवाज़ आ रही है ना, इसलिए आपसे सही बात नहीं हो पाई, लेकिन मसला मैं आपका समझ गया। पढ़ाई करने के बाद काम करने का दिल नहीं लग रहा है, ऐसा भी होता है ख़ास तौर पर नौजवानों में। अब आवाज़ से महसूस होता है कि नौजवान ही हैं और वो कह रहे हैं अब काम में दिल नहीं लगना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इससे जुड़े फिर आपको पता है कि दूसरी तरफ बात चली जाती है जो हमारे यहाँ अमूमन और ख्याल किया जाता है, मैं उसके बारे में भी नहीं कह सकता। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, ये ज़रा फरमाइएगा। बिल्डिंग होती है, उसके पिलर्स होते हैं जिस पे इमारत की बुनियाद खड़ी होती है। तो जो डिप्रेशन की बुनियाद है ना, वो 3 पिलर्स पे खड़ी है। राइट। उनमें एक पिलर तो डिप्रेस मूडी है, मायूसी होना, बिल्कुल ठीक है। एक है बहुत कमज़ोरी महसूस करना, और तीसरा है दिल नहीं चाहना काम करने का, लोगों से बात करने का, मोटिवेशन ना होना। राइट, वो ही आवाज़ वो से महसूस हो रहा था हो रहा था और ये कह भी रहे थे। तो ये कोर सिम्टम्स जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि फंडामेंटल सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, वो ये 3 ये हैं। वैसे तो तकरीबन 20+ सिम्टम्स हैं, उसमें सोमैटिक सिम्टम्स भी होते हैं, उसमें टिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं, उसमें कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं, उसमें कॉग्निटिव सिम्टम्स भी होते हैं। तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिप्रेशन के हवाले से। लेकिन ये कोर सिम्टम्स से डिसाइड किया जाता है कि वो जो प्रॉब्लम है माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। अगर 3 में से 3 मौजूद हों तो चांसेस होते हैं कि वो मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बाकी कुछ और बीमारियों में भी मोटिवेशन कम हो जाती है, लेकिन डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो इसमें आता है। बिल्कुल ठीक है। क्या तजवीज़ करेंगे हमारे यहाँ डिप्रेशन को कम करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है, और ख़ास तौर पर एक बड़ी ख़तरनाक प्रैक्टिस है, वो ये कि एंटी डिप्रेसेंट क्योंकि मिल भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, तो इसकी कोई वो है ही नहीं। अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट चाहिए, आप चाहें किसी की भी मेडिकल स्टोर के पर आपको दे देंगे। अब तो शायद कोई रेगुलेशंस आ भी गई हैं कि प्रिस्क्रिप्शन मांग भी लेते हैं, वरना मेरे ख्याल में अगर किसी कोई दोस्ती यारी हो तो वो
दे मिल जाएगा उसको, आसानी से एंटी डिप्रेसेंट मिल जाएगी। क्या ये तरीक़ाकार सही है और किस हद तक लीथल हो सकती है? और अगर इसके ऊपर ज़्यादा आप वो करें, क्योंकि असल में वो हमारे यहाँ एक और भी बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं ना तो पीछे उसके देखते नहीं कि लिखा क्या है, और उसके ऊपर अगर लिखा हुआ भी हो कि ये बहुत हाईली एडिक्टिव है और इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना यूज़ करें, तो वो खैर हम खातिर में नहीं लाते। अब बताइए आप क्या करें? देखिए, डिप्रेशन के बहुत से कॉजेज हो सकते हैं और डिप्रेशन इटसेल्फ इज अ सिम्टम। देखिए, डिप्रेशन होने का मतलब है कि क्या पता उसको स्किज़ोफ्रेनिया और साथ में डिप्रेशन फील कर रहा हो, क्या पता बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस का कॉज हो, इट्स पार्ट ऑफ बाइपोलर कि उसको डिप्रेशन हुआ हो, एंजाइटी डिसऑर्डर इतना ज़्यादा है, पैनिक अटैक्स और एग्रोफोबिया हो रहा है, साथ में डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या पता ड्रग अब्यूज़ का पेशेंट हो और साथ में डिप्रेशन हो, क्या पता एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो, फैमिली से खुश ना हो, काम से खुश ना हो, कोई और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो और डिप्रेसिव सिर्फ सरफेस पे आ रहे हो, एक्चुअली प्राइमरी डायग्नोसिस डिप्रेशन ना हो। तो बहुत बहुत से और बीमारियां नफ्सियात की हैं जिसमें डिप्रेसिव सिम्टम होते हैं एज पार्ट ऑफ सिम्टम, नॉट डायग्नोसिस। एक तो ये, जैसे बुखार है, बुखार होने का मतलब ऑटोमेटिकली नहीं कि उसको इन्फेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो एवेल्यूएशन कि भाई आया कहाँ से डिप्रेशन, इसकी मेन कॉज क्या है, और फिर वो ट्रीटेबल किस तरह से है। क्या पता सिर्फ सिंपली साइकोथेरेपी इज गुड इनफ, ठीक है। पता कुछ ऐसी दवाई हैं जो सेफ हों, जो दी जा सकें, वो काफ़ी होंगी। अब कई दफ़ा तो पेशेंट रहते हैं कि उन्होंने फार्मेसी से पिंक कलर की गोली ले ली, देखते हैं तो अल्प्राज़ोलैम होती है, ज़ैनेक्स होती है, कहना हम तो 3 साल से ले रहे हैं, सो जाते थे, थोड़ा सा बेहतर भी महसूस करते थे। आप ऐसी दवाई नहीं दीजिएगा कि हम कोई एडिक्टेड हो जाए, डिपेंडेंस। मैंने कहा सबसे ज़्यादा तो तुम वो ले रहे हो डिपेंडेंस की दवाई जो तुम 3 साल से ले ही रहे हो, और क्या मैं डिपेंडेंट एडिक्शन की दवाई दूंगा। मामला ये है कि जो खुद वो फार्मेसी से ले लेते हैं वो उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, और जब डॉक्टर के पास आते हैं तो वो अलग तरह से परेशान हो रहे होते हैं। यहाँ तक कि ड्रग अब्यूज़ के पेशेंट जो चर्च लेते रहे हैं, जो आइस और क्रिस्टल लेते रहे हैं, डॉक्टर के पास आके कहते हैं ये चीज़ हम डरते हैं कि आपको ऐसी दवाई दे देंगे कि हम आदी हो जाएंगे। और मैंने कहा यार तुम ये उस वक्त नहीं सोचा तुम ये जो चर्च लेते रहे और अफीम लेते रहे और क्रिस्टल लेते हो, अब तुम्हें डॉक्टर के पास आते हुए फिक्र हो रही है कि हम आदी हो जाएंगे। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है। इसमें कुछ डॉक्टर्स का भी कसूर है, मैं समझता हूँ, सिर्फ ये एक तरफा नहीं है। लेकिन अच्छे डॉक्टर का मिलना और उसको ढूंढना इम्पोर्टेंट होता है जी। और यहाँ पर मैंने देखा है कई डॉक्टर्स की डिग्रियों के आगे यूएसए, इंग्लैंड वगैरह लिखा होता है। हमारे लोग भी सादा हैं। अब किसी के आगे अगर ECFMG 1 यूएसए लिखा हुआ है, उसने शायद यूएसए की शक्ल भी ना देखी हो। एग्जैक्टली। वो एंट्रेंस एग्जाम का पहले अटैम्प्ट उसने पाकिस्तान में लिया होगा, वो पास नहीं हुआ, उसने ECFMG 1 लिख के यूएसए लगा दिया ब्रैकेट में, साथ में MBBS के आगे उसने RMP लगा दिया, विच इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, विच हैज नथिंग टू डू विद एनी डिग्री। बिल्कुल ठीक है। तो मसला है कि और ABCD तो इतने सारे लगा सकते हैं अपनी डिग्री के आगे कि वो A से Z तक आप लगा दें। Exactly. और उसके आगे किसी भी मुल्क का नाम लिख भी दें। लेकिन बात यह है कि अब जो चीज़ गूगल आ गई है, आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर जिसके पास मैं जा रहा हूँ ये PMDC से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि इसकी डिग्री कितनी ऑथेंटिक है, और डिग्री और डिप्लोमास में फ़र्क होता है। कुछ ऐसे डिप्लोमास हैं 6 महीने में कर लिए जाते हैं, और जो फेलोशिप की डिग्री है वो 7 साल लगती है सिर्फ एक डिग्री लेने में। जी। तो जो 7 साल किताब में पढ़ के एक फेलोशिप की डिग्री ले रहा है, विच इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिग्री इन द वर्ल्ड, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी फेलोशिप से FCPS हैं माशाल्लाह से, तो वो फिर फ़र्क है, डिग्री में फ़र्क है। और कई तो डिग्रीज हैं ही नहीं जो लगाते हैं। अब उन्होंने प्लैब लगा दिया, हमने एंट्रेंस एग्जाम इंग्लैंड का दिया था प्लैब, और सामने UK लिख दिया जी। तो दैट्स मिसगाइड करने वाली बात। बिल्कुल सही है। तो आई एम एम्बेरस्ड कि हमारे प्रोफेशनल्स भी कुछ ऐसे हैं जो मिसगाइड करते हैं लोगों को, जिसकी वजह से फिर आपके मेडिकल प्रोफेशन का नाम भी ख़राब होता है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों का भी काम है कि वो चेक करके जाएं, लेकिन जब उनका ट्रस्ट टूटता है कभी किसी जगह पे, तो फिर वो ओवरऑल जनरलाइज करते हैं कि शायद ये सारे ही एक ही जैसे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है हमारे यहाँ। तो हर बीमारी के लिए वही जो एक फैमिली डॉक्टर है, जो GP है, हम उसी के पास जाते हैं और उसी से हर चीज़ का ट्रीटमेंट करवा भी लेते हैं। इवन ये कि अगर कोई डायबिटिक है तो उसी के पास जाता है, और फिर वो डायबिटीज़ के हवाले से भी उसको वही मेडिसिन चंद एक हैं, उसके अंदर मैं नाम तो नहीं ले सकता, वो उसको बता दी जाती हैं और वो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कुछ केसेस के अंदर ये भी देखा है कि उनके साथ कुछ साइकोलॉजिकल इशू हुए हैं, ये न्यूरो किसी डिसऑर्डर के अंदर वो है, तो वो
जीपी जो है उसको, जनरल फिजिशियन जिसको हम कहते हैं, वो ट्रीट कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि इसको आप पहले समझ लीजिए कि ये एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का काम है कि किस, और एक और चीज़ जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, वक्त मेरे पास कम है क्योंकि क्वेश्चन तो इतने सारे थे, क्योंकि मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ आना था, स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ आना था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको सीरीज़ वाइज करेंगे, इसको कंक्लूड करते हैं। तो डॉक्टर नोज बेटर, एक मिसाल एक दी जाती है कि अब हर बीमारी के अंदर तो मेडिसिन शायद ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि ख्याल यही होता है कि जैसा भी आपने बताया ना कि एक हमारा एक, आप समझ लें कि ख्याल ये है लोगों में, परसेप्शन ये है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऐसी मेडिसिन देगा जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा सारी ज़िंदगी, तो फिर मसला जो है वो हल नहीं होगा। इसको चाहूँगा फर्दर एलाबोरेट कर दें जी। नहीं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो कि आपने कोई दवाई ली और ज़िंदगी भर लेते ही रहे। कई दफ़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं और साइकोथेरेपी कैन डील विद द प्रॉब्लम। कई दफ़ा तो, बल्कि कुछ केसेस में ऐसे ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल सेपरेशन और डिवोर्सेस पे मामले आ गए थे और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज जो आए और उसके बाद उनकी शादी बच गई, बल्कि उनको दवाई की ज़रूरत भी ना पड़ी। तो बस गाइड करने वाली बात है, वो एरियाज एलिसिट करने वाली बात है जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है। कुछ कॉमन सेंस इश्यूज भी होते हैं, लेकिन एक अच्छे फिजिशियन के पास, अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास आप जा रहे हैं तो उसका मेन काम ये होगा कि जड़ का प्रॉब्लम क्या है, जड़ से, और उसको ट्रीट करना। और ज़रूरी नहीं कि आंसर हमेशा दवाइयाँ ही हों। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जनाब अब क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, और गुजारिश ये है कि जो कराची में रहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ हॉस्पिटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। लोग बेचारे थोड़े सीधे होते हैं, एड्रेस वगैरह समझना मुश्किल होता है, कब से ये चल रहा है, लास्ट में चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बता दें, शफीक यासीन हॉस्पिटल के बारे में। ये नाज़िमाबाद में है, ये मेन रोड पे ही है, जो बेसिकली जो मेन नवाब सदीक अली खान रोड जा रहा है, जो गोली मार्ट सदर से होता हुआ नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ, तो ईदगाह के बाद जो है उल्टे साइड पर बिल्कुल जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का जो सेंटर है उसके अपोजिट साइड पर ये हॉस्पिटल है। और अगर आप बकाई तक पहुँच गए तो उससे पहले आप मिस कर गए। बस फ्लाईओवर से उतरते ही जो एक मेन जो वहाँ का आता है आइकॉन, वो लव पाकिस्तान बिल्ड पाकिस्तान लिखा हुआ है, हमदर्द पार्क, वहाँ आप रुक जाएँ तो आपको हॉस्पिटल नज़र आ जाएगा। बिल्कुल, तो वहाँ पर लोकेशन है। नंबर जो है 0330799799 है। स्टाफ गाइड कर सकता है मज़ीद लोकेशन के हवाले से या असेसमेंट्स के हवाले से, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि हॉस्पिटल में हम ट्राई करते हैं कि क्वालिटी असेसमेंट करें, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं हो कि सुपरफिशियल लेवल पे हो, और प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। ये ना हो कि गलत तरीके से देखिए जल्दबाजी का काम गलत होता है। कई जगह हम देखा गया कि साइकियाट्रिक असेसमेंट 1-2 मिनट 4-5 मिनट के अंदर कर दी जाती है। आपने टाइम दे के करना है, समझना है प्रॉब्लम को, तभी सही रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वेल थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी अच्छे मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है, सवालात बहुत सारे आ रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे क्योंकि वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह जो हमारा सेगमेंट है इसमें इसको मज़ीद डिस्कस किया जाएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को आप दें इजाज़त। अल्लाह ने